हेलो, नमस्कार दोस्तों। पहचान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद के अनुसार आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही होगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। ठीक है दोस्तों, और अब हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हमने जिस टॉपिक को शामिल किया है वो आगे के क्रम में देखा जाए तो महमूद गजनबी के बाद में आने वाले भाई साहब थे मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ेंगे और मोहम्मद गोरी के बारे में उन बातों का, उन सभी चीजों का अध्ययन करेंगे, साथ में जोड़ते हुए उन सभी पॉइंट्स को जोड़ेंगे जो कि एग्जाम में अब तक पूछे जा चुके हैं और आगे भी जहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, हमेशा ये आपको पता है कि मैं क्लास लेकर आता हूं तो क्लास में क्या पढ़ाता हूं, अधिकतर वो चीजें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, कोई टेंशन नहीं करनी है, कोई भी दिमाग में एनी फिगर आउट नहीं करना है। सिर्फ फिगर आउट करना है तो आपको मोहम्मद गोरी का फिगर आउट करना है। जैसा कभी आपने कोई फिल्म देखी हो, कोई ऐसा पिक्चर देखा हो, कोई ऐसा फोटो देखा हो, कोई चित्र देखा हो जिसमें मोहम्मद गोरी जैसा कुछ, ऐसा कोई सुल्तान टाइप का दिखता हो, तो बस एक आपको पिक्चर रूप में इसको थोड़ा सा लर्न करना है, सीखना है, फोकस करना है, माइंड फोकस करना है, ताकि चीजें ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आए और क्लास में डायरेक्टली आपको अप्रोच के साथ में समझ में आ जाए, याद भी हो जाए। मतलब मोहम्मद गोरी की बात कर रहे हैं हम। अब ये भाई साहब की बात कर रहे हैं। भाई साहब का इतिहास बहुत लंबा पूरा है, लंबा चौड़ा इतिहास है, बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं और इसने भारत जैसे देश पर आक्रमण करके सबसे बड़ी गलती की है। ठीक है ना, तो वो चीज देखेंगे हम कि क्या गलती की है। और इतने बड़े शासक सुल्तान होने के बावजूद भी इनको लास्ट में जाकर के 15 मार्च 1206 में इनकी हत्या कर दी जाती है। तो इनका क्या क्या रोल रहा पूरी लाइफ भर में, तो उन सारी बातों को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्जाम में आएगी। ठीक है, चलते हैं। पहली बात करते हैं कि मैं अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, अभी तो केवल इसका परिचय के बारे में जानते हैं। ससवानी वंश, भाई साहब महमूद गजनवी जब भाई साहब आए थे हमारे भारत में, जब पहला भारत पर तुर्की आक्रमण हुआ था, उस दौर में महमूद गजनवी है। आपको ध्यान होगा कि अल्पतगीन है जिसने क्या गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। फिर उसका दामाद था, तो उसके दामाद का क्या नाम था, सुबक्तगीन था, वो उसने फिर उसकी बगडोर को संभाला। फिर महमूद गजनवी आया जो कि सुबक्तगीन का क्या था, उत्तराधिकार था। और फिर उसने क्या किया, उसने फिर शासन को काफी लंबे टाइम तक चलाया, 17 बार भारत पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के क्रम में धीरे धीरे जो वंश है वो बढ़ता गया और लास्ट में जाके महमूद गजनवी की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई। भाई बार बार आक्रमण करेगा, बार बार युद्ध जैसे हालात देखने पड़ेंगे और फिर बार बार सेना भी है जो यार कहां तक लड़ाई करेगी किसी से। ठीक है ना, तो उसकी क्षमता भी खत्म होती है, ऊर्जा हानि होती है, तो इस वजह से वो भी लास्ट में हताश हुआ और जो अंतिम युद्ध हुआ उसमें मारा गया था। ठीक है, अब बात करते हैं फिर मोहम्मद गोरी जो कि उसके उत्तराधिकारी तौर पर बीच में आया। और इसने क्या है कि एक अलग ही वंश की स्थापना की जिसे नाम दिया जाता है, ऐसा कई बुक्स में लिखा गया है, हालांकि ये इसको जोड़ा जाता है गजनी साम्राज्य से, बट कई ऐसी सारी बुक्स हैं जो इस चीज पर एक संकेत, एक संदेह दर्शाती हैं कि यार ये जो मोहम्मद गोरी भाई साहब थे ये ससवानी वंश के थे, यानी इन्होंने एक अलग ही वंश की स्थापना की थी। लेकिन मैं अभी इसका परिचय करवा देता हूं कि मोहम्मद गोरी भाई साहब कौन थे। मोहम्मद गोरी भाई साहब थे ससवानी वंश को, इन्होंने अपने आप को ससवानी वंश का बताते हैं और इन्होंने स्थापना कर दी थी इस नाम से। परिचय है, कुतुबुद्दीन हसन नाम था। मूल रूप से जो नाम है मोहम्मद गोरी का, वो नाम था कुतुबुद्दीन हसन। ये ध्यान रखना, मूल नाम क्या है, मोहम्मद गोरी का मूल नाम क्या है, मोहम्मद गोरी का मूल नाम क्या है, कुतुबुद्दीन हसन। ठीक है, अब इसके आगे बात करें, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, ये एक इसका नाम है, एक टैगलाइन है, यूं कह सकते हैं कि जैसे बैक में अपन बैक नहीं पाड़ते हैं कि अपने नाम का कालू, लालू, पालू जो भी बोलते हैं, जैसे भी नाम पाड़ देते हैं लोगों के, अलग अलग घर पे अलग होता है, कागजों में अलग होता है, डॉक्यूमेंट्स में अलग होता है, उसी टाइप से इसका नाम था, जो मेन नाम था वो तो कुतुबुद्दीन हसन था। बाद में जाके मोहम्मद गोरी इसको उपाधियों के तौर पर नाम मिला और जो बाद में इसका एक नाम और था शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी।
क्या नाम था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, क्योंकि उस टाइम पे शाही राज हुआ करता था, इसी वजह से इन्होंने अपने आप को, भाई साहब ने खुद को शहाबुद्दीन बताया था, ठीक है, और इन्होंने अपना नाम क्या रखा? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। इसके अलावा एक बुक में और नाम दिया गया है जहां से पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन यहां अभी तक तो नहीं पूछा गया, पीसीएस के एग्जाम में जरूर देखने को मिला था ये क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया था कि मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम का संबंध मोहम्मद गोरी से क्या है, और उसमें ऑप्शन दिए गए थे कि स्वयं मोहम्मद गोरी का खुद का नाम था, जो कि उन्होंने खुद के ही इच्छा अनुसार नया नाम रखा था 1178 ईस्वी में युद्ध के दौरान जीतने के बाद में। तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस थे, लेकिन इसका सही जवाब भी यही था जो मैंने अभी आपको बताया कि मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम जो है वो भाई साहब खुद मोहम्मद गोरी है, उसने खुद का नाम अपना चेंज करवाया था, और उसके नाम कौन कौन से थे ये भी आपको याद होने चाहिए। कुतुबुद्दीन हसन उसका मूल नाम है, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी उसने अपना नाम रखा, और इसके अलावा उसने एक और नाम रखा मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, ठीक है। तो इन तीन नामों से हम बुक्स में देखते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। अभी आगे बात करेंगे, ये हो गया इसका परिचय कि भाई साहब कौन थे, इनका इंट्रोडक्शन हमने कर लिया है। आगे बात करते हैं कि मोहम्मद गोरी है जो अपने धर्म से काफी जुड़े हुए थे, और कहने का मतलब है कि इनका कहीं ना कहीं मुस्लिम राज्य को एक ऐसे लेवल पर पहुंचाने का उद्देश्य था कि बहुत बड़े लेवल पर पूरी दुनिया भर में मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करने का इनका उद्देश्य रहा है। और साथ साथ में जो आदत इनकी मुख्य रूप से थी वो धन पाट लूटने की, वो तो है ही, हम सभी जानते हैं इस चीज को, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मूल रूप से उद्देश्य की बात की जाए, कभी भी मैंने इस लाइन को इसीलिए स्पष्ट लिखा है क्योंकि एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा आसपास की बातें, ये होता है वो होता है, आपसे एक फैक्ट पूछा जाएगा, एक्चुअल फैक्ट क्या है, परफेक्ट फैक्ट क्या है, तो वो आपको आना चाहिए। यानी अगर मान लो उद्देश्य पूछ लिया तो आप ये थोड़ा ना कहोगे कि दाल बाटी रोटी खाने के लिए आता था या राजस्थान में दाल बाटी चूरमा खाने के लिए आता था, ऐसा नहीं बता सकते हैं, हमें उसका एक जो एक्चुअल फैक्ट है उसे ही बताना पड़ेगा। यानी मोहम्मद गोरी का जो उद्देश्य था वो था मुस्लिम राज्य की पूरी दुनिया भर में स्थापना करना, ठीक है। बात करते हैं कि 1175 में ये भाई साहब क्या है कि धीरे 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 इधर के क्या नाम है हमारे पश्चिम की तरफ से, पश्चिम एशिया की तरफ से भारत की तरफ, भारत की दिशा में बढ़ रहे थे। जब ये मुल्तान पहुंचे तो मुल्तान में इन्होंने 1175 में मुल्तान में पहली बार आक्रमण किया, और आक्रमण करते ही भाई साहब ये जीत गए, वहां पर जीत गए। और जीतने की खुशी में इन्होंने सोचा, टारगेट बनाया कि भाई साहब जब हमने एक छोटी सी एग्जाम पास कर ली है तो हम बहुत बड़ी एग्जाम भी पास कर सकते हैं। और इसी इरादे से यहां से इसने अपनी यात्रा को स्टार्ट किया और आगे बढ़ना प्रारंभ किया, भारत की तरफ कूच कर दिया। इसने सोचा कि आगे भी चलते हैं, आगे जो भी तोप सिंह आएगा उसको बीच में से ही क्या कर देंगे, उड़ा देंगे, ठीक है ना। तो ये इस टारगेट से यहां से आगे बढ़ लिया। अब राजस्थान के रेगिस्तान में इतनी बड़ी सेना को ले जाना, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि इसके साथ में बहुत सारे सैनिक थे, 1,20,000 के समथिंग सैनिक थे। अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में भी आपको पूरा विवरण, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर गुजरात पर पहुंचता है ये, राजस्थान के रेगिस्तान को कैसे भी जैसे तैसे करके इतनी बड़ी सेना को व्यवस्था बिठा करके ले जाता है, और ले जाने के बाद में गुजरात में पहुंचता है, और गुजरात में जाकर के पहला आक्रमण कर देता है 1178 में। यानी इसको 3 साल लग जाती है मुल्तान पर आने के बाद में, फिर मुल्तान से गुजरात आने के बाद गुजरात आने में, क्योंकि पहले बीच में रेगिस्तान पड़ता था, फिर कुछ सिंध प्रांत का क्षेत्र भी है, कुछ नदियों का क्षेत्र भी है, घाटी क्षेत्र भी है, तो उन सभी को पार करके ये क्या है, भारत आया था और गुजरात पर पहला आक्रमण किया इसने 1178 में। और 1178 में जब भारत में आया तो उस टाइम पर गुजरात में चालुक्य वंश का शासन चल रहा था। किसका शासन चल रहा था मेरे प्यारे दोस्तों? चालुक्य वंश का शासन चल रहा था। ये याद होना चाहिए भाई साहब, क्योंकि गुजरात में उस टाइम पे भीमदित्य का शासक था, नायक देवी के रूप में एक महिला थी जो भी प्रमुख रूप से जानी जाती हैं। तो इस टाइम पे भीमदित्य का चालुक्य वंश के दौरान शासन चल रहा था, और इससे कौन हार गया? मोहम्मद गोरी भाई साहब हार गए। जब इन्होंने गुजरात पर पहला आक्रमण कर दिया तो पहला आक्रमण के दौरान भीमदित्य ने इन्हें हरा दिया। अब थोड़े से हताश हो गए मोहम्मद गोरी जी, ये क्या है, थोड़े हताश हो गए कि यार यहाँ पे हम हार चुके हैं, तो अब हार गए तो
इतनी बड़ी सेना लाए हैं, वापस भी नहीं जा सकते हैं, अब हमें आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, एक एग्जाम हमने छोटी सी पास कर ली है, तो अब बड़ी एग्जाम के लिए ट्राई करना क्यों छोड़ते हैं, एक एग्जाम में असफल हो गए तो क्या हुआ। ठीक है, तो उसी तरह का सिस्टम इसने माना और आगे बढ़ दिया। आगे बढ़ने के बाद में ये पहुंचा भाई साहब, तराई एक क्षेत्र पड़ता है, वहां उस तराई के क्षेत्र में जबकि नदी घाटी क्षेत्र भी है ना, और गंगा यमुना दोआब क्षेत्र है, तो वहां पर एक तराई क्षेत्र पड़ता है। तो उस तराई क्षेत्र में इसने 1191 में पृथ्वीराज चौहान वहां का शासक था, पृथ्वीराज, जिसको पृथ्वीराज तराई में इसने पहली बार क्या है, पृथ्वीराज के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। अब पृथ्वीराज है जो बड़ा ही ऐशो आयास वाला आदमी था, ऐसे कहने को इतिहास में बुक्स में लिखा गया है। मैं किसी भी तरीके से किसी भी संस्कृति को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, अदरवाइज जो बुक में लिखा है वही आपको बात बताने को जा रहा हूं, ऐसा नहीं, कोई नाराज होने वाली बात नहीं है। पृथ्वीराज है जो कि क्या है कि थोड़ा क्या है, लापरवाह व्यक्ति के तौर पर भी जाना जाता है, और वैसे एक साहसी व्यक्ति के तौर पर भी जाना जाता है, लेकिन कई कई बार इसकी लापरवाही देखने को मिलती है इतिहास में भी, क्योंकि ये कई बार ऐसी मिस्टेक करता है जिस मिस्टेक्स का खामियाजा इसको अंत तक भुगतना पड़ता है और लास्ट में इसको मरना ही पड़ता है। ठीक है, प्रथम तराइन का युद्ध हुआ, पृथ्वीराज के खिलाफ हुआ 1191 में, डेट याद रखनी है। पहला तराइन का युद्ध कब हुआ, 1191 में। भैया कब हुआ, 1191 में हुआ भाई साहब, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया। बड़ी खुशी हुई कि पृथ्वीराज चौहान जी जीत गए और फिर से मोहम्मद गोरी को इसने हरा दिया है। अब भाई साहब पहली हार तो पहले ही हो गई थी जब गुजरात आए थे मोहम्मद गोरी जी, उसके बाद में जब तराइन के युद्ध में यानी तराई पहुंचे थे तो तराई में भी उनको पृथ्वीराज से हार गए। अब इनका दिमाग पूरी तरह से ब्लास्ट हो गया, पूरी तरह से खराब हो गया कि यार अब तो मतलब यहाँ पे तो बहुत टेढ़ी खीर है, यहाँ लोग हैं जो मेरे को हराने पे ही लगे हुए हैं, मेरे पीछे हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं। तो उन्होंने क्या किया, फिर उसके बाद में 1191 के जस्ट नेक्स्ट ईयर में, क्या 1191 के जस्ट नेक्स्ट ईयर में इन्होंने दूसरे युद्ध की तैयारी की थी। अब मैं आपको इसके पीछे के बैकग्राउंड स्टोरी सुनाता हूं जो आप समझना थोड़ा सा। जैसे ही प्रथम तराइन का युद्ध 1191 में हुआ तो उस टाइम पे पृथ्वीराज जीत गया। अब पृथ्वीराज जब जीत गया भाई साहब, तो ये क्या है कि कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो गए। ज्यादा ही उत्साहित होने का मतलब कि ज्यादा खुशी हो गई इनको। अब इन्होंने सोचा यार तुर्की आक्रमण होते रहते हैं और ऐसे आक्रमण छोटे मोटे आक्रमण होते हैं, कोई ज्यादा खास बात है नहीं। तो ये इन्होंने यहां पर भी अपनी लापरवाही दिखाई और ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया और आराम करने लगे, और ज्यादा अपनी ताकत को एक ज्यादा ताकत का विस्तार भी नहीं किया और ज्यादा बढ़ाया भी नहीं, और बस यहीं पे साइलेंट होके बैठ गए। लेकिन क्या है, गोरी तो हार चुका था, उसका अपमान हो चुका था। अब वो 2 बार हार गया तो अब तो वो तैयारी करेगा ना। तो उसको क्या है कि 1 साल का टाइम मिल गया था। अब 1 साल का टाइम मिल गया। यहां से देखो 1191 में पहली बार तराई पे युद्ध किया, फिर तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 में, तो 1 साल बाद में किया ना। तो 1 साल तक उसने क्या किया, अपनी पूरी ताकत को, पूरी सेना को एक साथ इकट्ठा किया। क्या किया, एक साथ इकट्ठा किया और इस तराइन के दूसरे युद्ध में एक बहुत बड़ी फौज तैयार कर ली। अब बहुत बड़ी फौज का मतलब होता है, अभी बता देता हूं मैं आपको फौज के बारे में, कि 1,20,000 ऐसा बुक्स में लिखा गया है कि जो जवान थे या आर्मी के जवान कह सकते हैं, या सैनिक जो थे तराइन के दूसरे युद्ध में, दूसरे युद्ध की बात कर रहा हूं, तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी के पास 1,20,000 सैनिक थे और 10,000 घुड़सवार थे। कितने, 10,000। 10,000 जो घोड़े पे सवार होके सैनिक नहीं जाते हैं क्या, वो 10,000 थे। 10,000 घुड़सवार तीरंदाज थे। तीरंदाज का मतलब समझ गए होंगे, जो तीर जैसा, तीरबान जैसा, या फिर वो जो आर्चरी जैसा हथियार लेकर के घोड़े पे जाते हैं युद्ध लड़ने के लिए। तो इतनी सी सेना थी किसके पास में, मोहम्मद गोरी के पास में थी। कितनी सेना थी, 1,20,000 सैनिक थे और इसके अलावा 10,000 घुड़सवार थे। अब भाई साहब दूसरी तरफ कौन था विपक्ष में, विपक्ष में थे पृथ्वीराज जी। अब पृथ्वीराज जी थे, उन्होंने ज्यादा तैयारी तो नहीं की थी। हालांकि कई बुक्स में कई इतिहासकार ये बात बताते हैं कि पृथ्वीराज के पास भी सेना की कमी नहीं थी। पृथ्वीराज भी काफी पावरफुल आदमी था, यानी उसकी पास में, यानी हालांकि वो साइलेंट बैठा रहा, लेकिन उसके पास में जो सैनिक हैं वो लगभग 3 लाख थे। तराइन के दूसरे युद्ध में कितने सैनिक थे, 3 लाख सैनिक मानते हैं कुछ इतिहासकार, ऐसा बताते हैं। तो 3 लाख सैनिक थे पृथ्वीराज चौहान के पृथ्वीराज के पास में, और पृथ्वीराज के पास 3 लाख तो सैनिक थे और 300 हाथियों के ऊपर उनकी कुछ स्पेशल जो कमांडो होते हैं उस टाइप के कुछ सैनिक थे। तो भैया एक तरफ तो मोहम्मद गोरी है
जिसके पास 1,20,000 सैनिक हैं, 10,000 घुड़सवार तीरंदाज हैं, और पृथ्वीराज के पास में 3 लाख सैनिक हैं, 300 हाथी हैं। अब ये सेना ज्यादा बड़ी है, ज्यादा विशाल है, ज्यादा ताकतवर होगी ऑब्वियसली, है ना। और मोहम्मद गोरी की जो है सेना वो छोटी है, लेकिन क्या है कि मोहम्मद गोरी की सेना है जो काफी 1 साल से प्रिपरेशन कर रही थी, एक्सरसाइज कर रही थी, प्रयास पे प्रयास किए जा रही थी, नए नए विकल्प खोज रही थी, नई नई तैयारियां कर रही थी, नए नए टैलेंट सीख रही थी। तो इस वजह से क्या है कि ये ज्यादा सशक्त सेना हो गई थी। जबकि जो ये हमारे पृथ्वीराज जी भाई साहब हैं, इन पृथ्वीराज जी की जो सेना है 3 लाख की भले ही सेना हो, इनसे डबल सेना हो, डबल से भी 30,000 ज्यादा सेना है, तो 30,000 ज्यादा सेना है। अब देखो यहाँ पे भी 60,000 ज्यादा सेना है, मतलब ज्यादा सेना है, लेकिन क्या है कि इन्होंने कोई ऐसा ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ज्यादा फोकस नहीं दिया, ज्यादा कोई खास तैयारी युद्ध में की नहीं, हताश थे लोग, है ना। तो इसी वजह से, क्योंकि राजा की वजह से सारी समस्या राजा की वजह से क्रिएट होती है युद्ध में। पहले जैसे राजा मारा जाता था तो पूरी सेना ही फिर ऑटोमेटिकली अपने हथियार नीचे गिरा देती थी, हार मान लेती थी, राजा के ऊपर डिपेंड करता था वो। तो वही सिस्टम यहां पे रहा। तो इसमें क्या है कि सैनिकों की वजह से तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गया। भाई साहब यही युद्ध है, यही एकमात्र ऐसा युद्ध है जो पूरे इतिहास में, पूरी दुनिया में एक ऐसा युद्ध है जिसमें पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। यानी इसने भारत के इतिहास में एक नया मोड़ लाके रख दिया, नया चेंजेस लाके रख दिया, और मुस्लिम सत्ता को एक स्थापित करने के लिए मजबूर कर दिया कि भाई अब है जो भारत में मुस्लिम सत्ता राज करेगी, और जाने कितने लंबे टाइम तक राज करेगी, ये इस युद्ध ने ही इस चीज का परिणाम या भविष्य बता दिया था। तो कहने का मतलब है कि सीधी सी बात है, यहां से क्वेश्चन अगर बनता है तो क्वेश्चन यह बनेगा कि दोस्तों की तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ है, वो तराइन का दूसरा युद्ध किस चीज का एक मतलब तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था उससे किस चीज का निर्णय साबित हो गया था। तो इससे ये बात साबित हो गई थी कि मुस्लिम सत्ता है जो आगामी भविष्य में क्या करेगी, अब भारत पर राज करेगी। ठीक है, तो मुस्लिम सत्ता का संस्थापक फिर किसको कहा जाने लगा? मोहम्मद गोरी को। एक्चुअल में मोहम्मद गोरी को इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि इसने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज जैसी बड़ी जो ताकत थी उसको हरा दिया था, और हराने के बाद में इसने अपने हाथ में पूरी सत्ता ले ली। तो इस वजह से मुस्लिम सत्ता का संस्थापक किसे कहा जाता है? मोहम्मद गोरी को कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर भाई साहब 1191 में प्रथम युद्ध हुआ तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में। फिर उसके बाद में आता है 1194 में चंदावर का युद्ध होता है जयचंद कन्नौज के राजा के बीच में। ठीक है, जिसमें जयचंद पृथ्वीराज का बेटा है। वैसे तो गोरी और जयचंद के बीच में होता है, चंदावर के नाम का एक स्थान पड़ता है कन्नौज के पास में। तो वहां पर क्या है कि जो पृथ्वीराज क्या नाम है, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में होता है चंदावर का युद्ध 1194 में, जिसमें मोहम्मद गोरी फिर से जीत जाता है और जयचंद को अपने मुंह की खानी पड़ती है, यानी वो हार जाता है। अब बात करते हैं कि जैसे ही जयचंद को से युद्ध हुआ, चंदावर का युद्ध, पृथ्वीराज का पुत्र नहीं था ये याद रखना। ठीक है, पुत्र जैसे किताबों में कईयों में लिखा गया है कि पुत्र था, कई किताबों में कन्नौज के राजा के रूप में इसको एक अलग रूप में, एक अलग आदर्श के रूप में दर्शाया गया है। कई किताबों में इसका जयचंद नाम देखने को मिलता है, कई में जयचंद्र प्रथम नाम देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो इसने क्या है कि गोरी और जयचंद के बीच में चंदावर का युद्ध हुआ 1194 में, जिसमें मोहम्मद गोरी जीत गया। और इसी विजय के उपलक्ष्य में इसने क्या किया कि जो चांदी के सिक्के जारी करवाए जिसमें लक्ष्मी देवी की मूर्ति बनवाई थी, यानी लक्ष्मी देवी की मुद्रा लेख लिखवाए उसमें, और इसी की जीत के उपलक्ष्य में यानी कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में इसने लक्ष्मी देवी की मूर्ति बनवाई, है ना। अंतिम बार 1205 में फिर ये भारत आया। यहां से जीतने के बाद में 1194 के बाद में वापस चला गया अपने देश में, और फिर बाद में 1205 में दोबारा भारत आया था। अब जब दोबारा भारत आया था तो इसके साथ में 2 सैनिक थे, इसके 2 सेनापति थे, जिसका में से एक का नाम था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक।
जिसको हम आगे पढ़ेंगे, जिसने गुलाम वंश की या दास वंश की स्थापना की है। किस वंश की स्थापना की है? गुलाम वंश की या दास वंश की, आप सभी जानते हैं। आगे पूरा गुलाम वंश हमारा इंतजार कर रहा है, हम उसे पूरी विवरण के साथ में पढ़ेंगे। इस टाइम पर जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसका लाहौर में शासन चल रहा था, और दूसरे सेनापति का नाम था, मोहम्मद गोरी के दूसरे सेनापति का नाम था बख्तियार खिलजी। जो कि बख्तियार खिलजी था उसका उसने बिहार और बंगाल पर युद्ध किया था। बख्तियार खिलजी को भी मोहम्मद गोरी ने ही भेजा था, और इसने वहां पर बिहार और बंगाल को जैसे ही इसने जीता था तो सबसे ज्यादा इसने नष्टीकरण का काम किया था, विनाश का काम किया था। चीजों को, मंदिरों को तोड़ना, या जो पूर्वज वाली जो पुश्तैनी चीजें हैं, बड़ी बड़ी जो चीजें हैं, है ना, उन संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना। तो इसने, जैसे आपकी नालंदा विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, तो इन्हें नष्ट करने वाला आदमी कौन था? बख्तियार खिलजी था। और बख्तियार खिलजी कौन था? मोहम्मद गोरी का सेनापति था। तो ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, दो सेनापति आए और उसके बाद में मोहम्मद गोरी है, जो कि क्या किया गया बाद में 1206 में, जब 1205 में तो ये यहाँ आया, और फिर अपना राजकाट देखने के बाद 1206 में जब वापस जाते समय 15 मार्च 1206 को इसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, अब तराइन के थड़ी युद्ध की ही बात करते हैं। तराइन का जो थड़ी युद्ध है इसमें एक लव स्टोरी है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। तराइन का जो दूसरा युद्ध है, थर्ड युद्ध नहीं, सेकंड युद्ध है ना, तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध है इसमें लव स्टोरी ये है कि जो जिस टाइम पे आपके मोहम्मद गोरी भाई साहब हैं, मोहम्मद गोरी ने जब आक्रमण किया था कन्नौज, क्या नाम है, तराइन का दूसरे युद्ध में जब पृथ्वीराज पर आक्रमण हुआ मोहम्मद गोरी का, तो कन्नौज जो पृथ्वीराज ने कई सारे राजाओं से हेल्प मांगी थी, कई सारे राजाओं को सहायता का प्रस्ताव भी भेजा था, लेकिन सभी लोगों ने में से कुछ लोगों ने साथ भी दिया। और इसी प्रस्ताव भेजने के क्रम में पृथ्वीराज ने क्या है, कन्नौज के राजा थे जयचंद जी, ये कन्नौज के राजा जयचंद जी के पास में ये प्रस्ताव भेजा था कि भाई हाँ हमारी हेल्प करो, लेकिन कन्नौज के राजा जी ने इस चीज से मना कर दिया हेल्प करने से। पता है क्यों मना किया? क्योंकि इसके पीछे की बड़ी कहानी है। इसकी जयचंद की बेटी संयोजिता, क्या नाम था उसका? संयोगिता या संयोजिता, कुछ बुक्स में दे रखा है। तो संयोजिता जो इसकी बेटी थी जयचंद की, उसकी लव स्टोरी की कहानी है। अब संयोजिता जो क्या है, पृथ्वीराज से प्रेम करती थी, है ना, पृथ्वीराज से प्रेम करती थी संयोजिता। और पृथ्वीराज, कई बुक्स में लिख रखा है कि पृथ्वीराज खुद उसको किडनैप करके ले गया था वहां से। और कई बुक्स में लिख रखा है कि जो संयोगिता है वो खुद ही पृथ्वीराज के साथ में अपनी स्वेच्छा से चली गई थी। ठीक है, तो इसमें ये कहानी है कि जो जयचंद की बेटी संयोजिता है उसको पृथ्वीराज ने अपहरण कर लिया था। इस वजह से तराइन के दूसरे युद्ध में जयचंद ने पृथ्वीराज की कोई सहायता नहीं की थी। इसी वजह से सबसे बड़ा हार का कारण यही बना था, पृथ्वीराज का जो दूसरे युद्ध में हार गया। ठीक है दोस्तों, ये मोहम्मद गोरी का पूरा विवरण है। अभी राजपूत काल भी बीच में आता है जहां मोहम्मद गोरी की फेसिंग होती है, तो वो सभी हम पढ़ेंगे। राजपूत संबंधों को पढ़ेंगे, उसके बाद में सल्तनत काल को देखेंगे, फिर गुलाम वंश को देखेंगे, भक्ति आंदोलन, किसान आंदोलन, सभी चीजों को शामिल करेंगे जो कि मिडिल हिस्ट्री में आती हैं। इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।